नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज आप सभी सोच रहे होंगे कि हम दोनों एक साथ एक मंच के ऊपर आपके सामने कैसे। जी हाँ, एक नया कार्यक्रम हम लेकर आए हैं जो कि रहेगा विश्लेषण के ऊपर। खबरों के पीछे की खबर क्या है, जो मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, वास्तविकता क्या है उनकी, पीछे उसके क्या गहमा गहमी चल रही है। और अभी लगातार जो सुर्खियों में बने आ रहे हैं मुद्दे, उनके ऊपर चर्चा रहेगी और आपसे भी सवाल किया जाएगा कि क्या आप जानते हैं इन मुद्दों के बारे में, इन मुद्दों के पीछे के बारे में, जो पीछे सच्चाई है इन मुद्दों के, उसके बारे में क्या आप सही में जानते हैं। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, क्या आप जानते हैं। तो सबसे पहला जो गरमाया हुआ मुद्दा है प्रवीण जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है आज की डेट में, वो है उपचुनाव वार्ड नंबर 34 के। जी हाँ, गुड़गांव के वार्ड नंबर 34 के पूर्व पार्षद RS राठी, जो कि अब हमारे साथ नहीं रहे, उनकी जो धर्मपत्नी है रमा राठी, उन्हें बीजेपी के द्वारा टिकट दी भी जा चुकी है। तो इसके ऊपर आज का पहला विश्लेषण रहेगा। पहला रहेगा कि क्या आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। प्रवीण जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या लगता है आपको कि जो कौन सी पार्टी है, इस जो दौड़ में कौन सी पार्टी है जो वो आगे आएगी। सबसे पहले वायरल सच के व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार वायरल सच को इतना प्यार देते हैं, हर वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आज हम बात करेंगे क्या आज का गर्म मुद्दा है, क्या गुरुग्राम के अंदर अभी घटनाएं चल रही है, क्या खबरों के पीछे की खबर है, क्या खबरों की सच्चाई है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट जरूर करते रहे और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और मनप्रीत, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न किया कि वार्ड नंबर 34 के जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति है, चुनावों के समय हर पल, हर क्षण और हर दिन चुनाव पलटते रहते हैं जी। और कोई एक स्टेटमेंट नेता की पूरा चुनाव बदल सकती है। जो एक जीता जागता उदाहरण गुरुग्राम वासियों के लिए है, जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे, सुखबीर कटारिया की एक स्टेटमेंट थी जिससे उनका चुनावी जो दंगल था वो पूरा पलट गया था। हम उस मुद्दे पे ना जाके अभी वार्ड नंबर 34 के इलेक्शंस की बात करते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। आपको बता दें कि अभी खबरों की माने या गली नुक्कड़ की चर्चाओं की माने जी, तो भाजपा उम्मीदवार रमा राठी, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद RS राठी की धर्मपत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने खींच लिया है, टिकट दी है, चुनावी मैदान में उतारा है। उसके कई मायने हो सकते हैं, सिंपैथी वोट भी लेना है जी। उसके कई मायने माने जा सकते हैं, हम आगे आगे कार्यक्रम में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो बात चल रही है, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। ऐसे तो पॉलिटिक्स है कि बिल्कुल एंड टाइम तक भी, चुनाव तक हम यह नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन अगर बाजार की सुर्खियों की बातें करें, लोगों की बातें करें, तो अभी कांटे की टक्कर बताई जा रही है भाजपा उम्मीदवार रमा राठी वर्सेस जिले सिंह नंबरदार। सबसे बड़ी बात आज वायरल सच के कैमरे के ऊपर हम आपको बताने जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता है जो इसके बारे में जागरूक नहीं है। उसके बारे में कुछ बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्रवीण जी आप मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि एक वोटर डिस्प्ले होता है, जब हम वोट डालने जाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये निशान, चुनाव चिन्ह ये बीजेपी का है, ये निर्दलीय का है, ये कांग्रेस का है, ये आम आदमी पार्टी का है। क्या आप जानते हैं नोटा क्या है? जी हाँ, क्या आप जानते हैं नोटा क्या है? कि अगर आपको कोई भी इनमें से पसंद नहीं है, कोई भी आपको लगता है कि कोई भी विकास कार्य नहीं कर सकता है, वो आपका उम्मीदवार बनने लायक नहीं है, आपका पार्षद बनने लायक नहीं है, MLA बनने लायक नहीं है, विधायक बनने लायक नहीं है, तो आप नोटा प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या ये सही जानकारी है प्रवीण जी। बिल्कुल, आपने जो जानकारी दी है वार्ड नंबर 34 के बाई इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं घमासान मचा सकती है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जो काम 9 सालों में नहीं हो पाए, वो 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की अभी की उम्मीदवार कैसे करेगी, बड़ा सवालिया निशान है। इससे अगर वोटर पसंद नहीं, इससे अगर वोटर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो दूसरे कैंडिडेट की ओर जाना चाहेंगे, जिले सिंह नंबरदार की ओर। और बात जिले सिंह नंबरदार की करें, जिसे 4 साल पहले उसी वार्ड के लोगों ने नकारा था जी, सेकंड नंबर पे थे, उसे जिता नहीं पाए थे, तो कहीं ना कहीं कारण था। वही अगर कारण दोबारा आता है कि उसे हमें बनाना नहीं है और वो विकास कार्य कर नहीं पाए, तो वोट किसे दें?
जी जी। तो ऐसा मजबूरी नहीं है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जो रमा राठी है उसे वोट नहीं देना चाहते तो आप जिले सिंह नंबरदार की ओर जाएंगे, अगर जिले सिंह नंबरदार को भी नहीं देना चाहते तो आपकी मजबूरी है आंखें बंद करके किसी तीसरे की ओर बटन दबा देंगे। ऐसा नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हमें एक अधिकार दिया गया है हिंदुस्तानियों को, नोटा, बड़ी एक पावर दी गई है वोटर्स के लिए। हालांकि राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका हमेशा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे पे विरोध किया जाता है कि ये कुछ नहीं है, इससे वोट खराब होगा, ये होगा। लेकिन एक समझने वाली बात है कि अगर ईवीएम के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी, अगर हम लोकतांत्रिक प्रणाली कहते हैं, उसके अंदर अगर नोटा का बटन दिया गया है तो विशेष बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने सोच समझ के इसमें नोटा का बटन ऐड करवाया था। तो नोटा का कहीं ना कहीं अपना एक महत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है कि अगर आप किसी को भी वोट देना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में सराहना दबा के सोते रहें। आप जाएं, वोटिंग वाले दिन आप जाएं, अपना वोट कार्ड लेके जाएं, वहां पे वोट करें, लेकिन आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक होने का जो आपका अधिकार है, जागरूक नागरिक होने का आपका कर्तव्य है, आप उसका पालन कर सकते हैं। आप वहां पे बता सकते हैं कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट मेरे वार्ड के लिए मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बटन दबाया नोटा, बट आई एम ए वोटर ऑफ इंडिया। जी। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगी, सभी लोग जानते होंगे कि जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं या हम कोई भी सर्वे देखते हैं तो उसमें लिखा होता है सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नन ऑफ अबव। जी हाँ, नोटा का मतलब है नन ऑफ अबव, मतलब ऊपर जो लिखे हुए ऑप्शंस है उसमें से कोई भी नहीं है। जी हाँ, इसका मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात प्रवीण जी ये भी आती है कि जो इलेक्शंस वाले हम कहते हैं कमेटी होती है तो वो इसके बारे में जागरूकता क्यों नहीं फैलाने की कोशिश करती, क्यों लोगों को नहीं बताया जाता। जब उपचुनाव आते हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा छुपाया जाता है कि लोगों को पता ना लग जाए कि नोटा क्या है, अगर दबा दिया तो फिर क्या होगा, अगर वोट खराब हो जाएंगे। ये सब कुछ क्या है, ये राजनीति आंकलन है जो हमारे सामने आते हैं। तो बट इलेक्शन कमेटी द्वारा ये सब क्यों दबाया जाता है? बिल्कुल सही बात है कि अगर नोटा का बटन हमें एक ऑप्शन दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये कर्तव्य बनता है सरकार का, कहीं ना कहीं ये कर्तव्य बनता है इलेक्शन कमीशन का कि आम आदमी को जागरूक किया जाए कि आपके पास एक नोटा का अधिकार है कि अगर आपके पास बाई इलेक्शन है, वैसे तो इलेक्शन बाई इलेक्शन इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी चुनाव होता है तो उसके अंदर नोटा का ऑप्शन आपके पास होता है। लेकिन अभी हम वार्ड 34 की अगर बात कर रहे हैं तो इसलिए हम बार बार बाई इलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि अगर बाई इलेक्शंस के अंदर आपको लगता है कि एकदम से चुनाव घोषित कर दिए गए, आपको कोई भी उम्मीदवार अभी तैयार नहीं था, 1 साल बाकी है, आप 1 साल का वेट कर सकते हैं, उससे पहले आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन हम कार्यक्रम के आगे चर्चा करते रहेंगे कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सीट को ख़त्म करने के लिए रमा राठी को टिकट दी या फिर आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद RS राठी की अपनी एक इमेज है, अपने उन्होंने कुछ वहाँ पे काम किए थे, उनका जो वोट बैंक है उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी, या फिर RS राठी के स्वर्गवास होने के बाद जी उनका जो सिंपैथी वोट है उसे लेने का प्रयास किया, या फिर RS राठी पढ़े लिखे पार्षदों में या एक जागरूक पार्षद माने जाते थे। तो जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं शहरी वोटर माना जाता है, क्योंकि सदन की मीटिंग में अगर सबसे ज्यादा फैक्ट्स और मुद्दों के ऊपर जो बात होती थी, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या एजेंडे को लेकर हो या फिर बजट को लेकर हो, आप सभी जानकर हैरान होंगे कि अगर टू द पॉइंट अगर कोई बातें सदन में रखता था वो तो सिर्फ RS राठी थे। और एकमात्र वोट, एकमात्र सीट कहें, एकमात्र सीट जो आम आदमी पार्टी के खेमे में थी उसको भी बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया है। तो बिल्कुल क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो एक सीट है क्या वो भी चली जाएगी या वो आम आदमी पार्टी उसे बचा पाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। पहली बात तो बचाने का तो कोई चांस बचा ही नहीं है। ये तो डेफिनेट है कि आम आदमी पार्टी के खाते से जो इकलौती एक सीट थी वो भी जा चुकी है, क्योंकि सबसे पहले उनका कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बीजेपी ने छीन लिया है, उसे खींच लिया है। और दूसरा बड़ी नाकामयाबी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का गढ़ होते हुए क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट तक वहां पे डिक्लेयर नहीं कर पाई। आखिर उसके पीछे की खबरें क्या होंगी उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि माइकल सैनी को जैसे उन्होंने वार्ड नंबर 34 की बात न करके सभी वार्डों का संयोजक नियुक्त किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष नया नियुक्त किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड ग्राफ बढ़ाने की बातें की, लेकिन ग्राफ ऐसा बढ़ा कि अपना एक कैंडिडेट तक वो डिक्लेयर नहीं कर पाई। तो
कांग्रेस पार्टी का क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस इन दोनों के बीच में से निकलकर उभर कर आएगी या कोई निर्दलीय आ सकता है? बिल्कुल सही आपने बात की। जो गुरुग्राम का वोटर है वो नेशनल पार्टी की ओर जाता है, बात चाहे कांग्रेस की करे, बात भारतीय जनता पार्टी की करे, लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है पिछले, अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो ये छोटे चुनाव होते हैं, हम बात करते हैं निगम के चुनावों की, तो आम आदमी जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने सिंबल पे नहीं लड़ती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जब वर्धन यादव के निवास पे या उसके ऑफिस पे हम बात करते हैं आए थे, तो उस टाइम उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ तौर पे कहा था कि आज तक का पार्टी का ये डिसीजन है, जो निगम के चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेगी। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई। क्या ये यहाँ पे एक मिलीभगत की राजनीति तो नहीं होने वाली? कहीं बीजेपी ने ये तो नहीं सोच रखा कि नया कैंडिडेट उतारने से अच्छा है जिसका गढ़ है वो, जो उसके बेस में धरातल के ऊपर उतरा हुआ है, उसी को ही क्यों ना अपने साथ मिला लिया जाए? क्योंकि एक समय था जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद RS राठी जिंदगी भर लड़ते रहे अपने वार्ड को सुधारने के लिए, अपने गुरुग्राम को सुधारने के लिए, अब वही समय है कि वो वार्ड भी बीजेपी में शामिल होने को तैयारी कर रहा है। तो ये कहां तक सही है? आज तो हम सिर्फ इस वार्ड की बात कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस आने वाले हैं तो वहां पर भी यही चर्चा का विषय रहेगा और आप सबको भी जानने की, सोचने की, समझने की जरूरत है कि क्या आप लोग विकास के आधार पर वोट देंगे, जाति के आधार पर वोट देंगे, या सिर्फ जो मेरा पड़ोसी दे रहा है मैं भी उसी को देने चाहूं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस होंगे प्रवीण जी, तो वो विकास के आधार पर रहेंगे, जाति के आधार पर रहेंगे, या सिर्फ देखा देखी रहेगी? मनप्रीत, आपने एक सवाल के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट 3 या 4 सवाल कर दिए। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात की कि वो RS राठी जो ताउम्र भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए लड़ते रहे, उसके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ते रहे, लेकिन आज उन्हीं का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाला है। बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों को माननी होगी कि आम आदमी पार्टी की मेहनत अब भारतीय जनता पार्टी के काम आने वाली है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉलिटिक्स से सब चलता है। बीजेपी ने अपना दिमाग लगाया, पार्टी संगठन ने, कि एक अगर विजेता कैंडिडेट को यहाँ से उठा लिया जाए, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कैंडिडेट को टिकट दी जा रही थी उसे सोचना चाहिए था। लेकिन अगर बात दूसरी ओर करते हैं, जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही टिकट की डिमांड कर रहे थे, दावेदारी कर रहे थे, उनके ऊपर क्या असर हुआ होगा, और जो आगामी चुनाव होने हैं अगले साल, 1 साल बाकी है लगभग चुनावों के अंदर, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अभी हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं की, कि अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, झंडे उठाए जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य रहता है कि अगर मैं अभी पार्टी की सेवा करूंगा तो शायद मुझे चुनावों के लिए टिकट दे दी जाए मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन ऐसा ही हेलीकॉप्टर उम्मीदवार आगामी चुनावों के अंदर उतारे जाएंगे तो मुझे लगता है कि अभी कार्यकर्ताओं का मनोबल यहाँ पे गिरने की स्थिति में है। यहीं पे एक बात मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी, और जनता ने उदाहरण भी काफी इसके देखे होंगे कि कार्यकर्ता उम्र भर काम करता रहता है सिर्फ यही सोच के कि शायद आने वाले समय में पार्टी हमें कोई ना कोई मौका देगी कि हम अपने आप को साबित कर पाए, हम सामाजिक काम कर पाए। बट होता क्या है, 2 लोगों को छोड़कर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार ले आती है, कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल देती है कि वो 2 लोग चुप होकर बैठ जाते, या फिर कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी चीज का लालच रहता है, या कोई ऐसा डरावा दिया जाता है कि वो लोग इस चीज से बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसा मानना है प्रवीण जी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा? मनप्रीत, बहुत इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे बात कही, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक मजे वाली बात है कि अगर व्यूवर्स इस बात को समझे तो आप इस बात पे कमेंट जरूर करें और वीडियो को अभी शेयर कर दें कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट नुकसा पार्टी को हो सकता है। जैसे कि विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का टिकट काट दिया जाता है, उसे टिकट नहीं दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसे मना लिया जाता है कि आपका सम्मान किया जाएगा, आपको पार्टी में रहना, पार्टी आपके लिए सब कुछ है, आपको पार्टी की सेवा करनी है। लेकिन जो उसके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं ना, उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब वो एक झटका लगता है ना, वो कैंडिडेट शायद कहीं ना कहीं संभल जाता है अपने राजनीतिक दिमाग से, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं जो दूसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा होता है उसकी सपोर्ट में जाने का प्रयास करते हैं। जो विधानसभा चुनावों के समय
अगर पूर्व विधायक की बात की जाए उनकी टिकट कटी, या बात करें जीएल शर्मा की उनकी टिकट कटी, तो वो सभी कार्यकर्ता किसी दूसरे कैंडिडेट की ओर कन्वर्ट हो गए। वो बात चाहे विधायक सुधीर सिंगला की करे या फिर जो दूसरे नंबर पे रहे मोहित मदनलाल ग्रोवर की। लेकिन अभी यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता की टिकट कटी है, क्या उसके साथ जो उसके जुड़े हुए कार्यकर्ता थे या बात कहें समर्थक थे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट अगर वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं तो वो सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, सीधा सीधा नुकसान रमा राठी को हो सकता है और उसका फायदा जिले सिंह नंबरदार को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो प्रवीण जी काफी गहमा गहमी चल रही है बीजेपी पार्टी के अंदर भी जी, क्योंकि एक ही पार्टी में 3 धड़े बने हुए हैं और ऐसे में अगर लगातार जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको उम्मीदवार ना बनाकर किसी ऐसे को, जैसे कि आपने बोला कि हवाई जहाज के थ्रू उतरे और उनको टिकट दे दी जाए, तो ऐसे में क्या लगता है कि संगठन लंबा चल पाएगा? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। धड़े होना हर पार्टी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, होता है, क्योंकि सभी को आगे बढ़ने का अधिकार और आगे बढ़ने के लिए सभी प्रयास करते हैं, तो सभी अपना किसी ना किसी को और पॉलिटिक्स के अंदर अपना गॉड फादर बनाते हैं। तो ऐसे में जिस कार्यकर्ता को लगता है कि शायद इसकी आगे पकड़ ज़्यादा है तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं। अब गुरुग्राम की अगर बात करें, आपने बीजेपी की बात छेड़ी दी है तो हम उसी पे आगे बात करते हैं कि कुछ लोग विधायक सुधीर सिंगला के साथ चलते हैं, कुछ लोग विधायक जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ के साथ चलते हैं और कुछ युवा मोर्चा के साथ जुड़ के अपना राजनीतिक करियर बनाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो नवीन गोयल है उनके साथ कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कांग्रेस के अंदर भी हमेशा मशहूर रही है धड़ों को लेकर, जी धड़ों को लेकर हमेशा कांग्रेस भी मशहूर रही है। लेकिन इस चीज़ का नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को डेफिनेटली होता ही होता है। तो इन सब के अंदर जो पिसता है, तो क्या वो जनता पिसती है जिसके बारे में जनता को ही नहीं पता? बिल्कुल, जनता को बिल्कुल भी नहीं, आम जन को नहीं मालूम होता। उन्हें सिर्फ एक बाहर से एक टीवी की तरह बीजेपी पार्टी दिखाई देती है, लेकिन जब उसके अंदर की जाके बात की जाती है तो कई रास्ते आगे से निकल के आते हैं। लेकिन अभी हम दोबारा वार्ड नंबर 34 की अगर बात करते हैं, हम उसी पे जाना चाहेंगे। आपने क्वेश्चन किया था कि क्या जातीय तौर पे भी ये चुनाव रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की आपको बात बता दें कि अगर अभी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वार्ड नंबर 34 का उपचुनाव है वो कास्टिज्म बेस पे हाइप लेने लगा है। वो कहीं ना कहीं अहीर वर्सेस जाट भी बनने लगा है। अगर अंदर खाते बात करें तो खुसफुसाहट कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों के अंदर हम देख रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं अपने कास्ट के लोगों को एक साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि राव इंद्रजीत यादव नेता, राव इंद्रजीत की जो पकड़ है गुरुग्राम नगर निगम के किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब बात कास्टिज्म की आती है तो डेफिनेट वो अपने ही समाज के नेता को उभारने का प्रयास करेंगे। अगर उनका थोड़ा सा भी इशारा हो जाता है तो गुरुग्राम के अंदर कितने वार्ड हैं, कितने वार्डों के अंदर जो राव इंद्रजीत के समर्थक पार्षद हैं, वो चाहे सरेआम किसी को न बोल पाए कि आपको किसे वोट देनी है, लेकिन फोन करके ये जरूर बता सकते हैं कि आपको किसे वोट नहीं देनी है। 35 पार्षद हैं, 35 में से 34 पार्षद अभी मौजूद हैं और 34 पार्षदों की भी अगर बात करी जाए तो उसमें से भी कुछ राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, कुछ राव नरबीर के समर्थक हैं, कुछ जो सिंगला साहब हैं, सुधीर सिंगला जो गुरुग्राम के विधायक हैं उनके समर्थक हैं, कुछ जिला अध्यक्षा के समर्थक हैं। तो ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है कि राजनीति किस लेवल पर जा रही है और कैसे जनता इसको समझ पाए। क्योंकि अगर विकास की बात की जाए, प्रवीण जी आपसे अगला मेरा प्रश्न भी यही होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आंकलन करने की, विश्लेषण करने की, तो ये बात बहुत अहम आती है कि 5 साल का कार्यकाल रहता है किसी भी पार्षद का। बट पार्षद जो शुरुआत के दिन है वहां पे बस दिखाई देते हैं कुछ समय के लिए, जब उनके सम्मान समारोह होते हैं, स्वागत समारोह होते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उस टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। उसके बाद 3 साल वो गायब रहते हैं, लोग घूमते फिरते रहते हैं कि कहीं तो पार्षद दिखाई दे। सफाई की बात करें, सड़कों की बात करें, सीवर की बात करें, सब लोग बहुत परेशान हैं और इस चीजों से आप लोग भी भली भांति जानकार है, सबको पता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वार्ड की जो हालत है उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं, नीचे कमेंट करें। हमारे नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आने वाले चुनाव है उसमें कुछ ही समय रह गया है। उस समय के रहते अब सारे जो बरसाती मेंढक हैं उसकी तरह सारे पार्षद बाहर आने लग गए हैं, दिखाई देने लग गए हैं, लोगों के घरों में जाने लग गए हैं।
कहीं ना कहीं जो है वो गुटबाजी शुरू हो गई है कि आप भी आए, हमें वोट दें, हम ही आपके पार्षद बनेंगे। तो ये कहां तक सही है? क्या विकास कार्य आप लोगों के लिए मायने नहीं रखते? क्या जनता का आवाज उठाना मायने नहीं रखता? क्या जनता को नहीं चाहिए कि विकास के आधार पर वोटिंग की जाए? घर पर बैठकर बोलना बहुत आसान है कि हमारा गुरुग्राम की हालत ऐसी है वैसी है, तो जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की है ना। तो यही मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस टाइम के जो इलेक्शंस रहेंगे तो क्या लग रहा है आपको, जो पिछले 4 सालों से काम नहीं करा, बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ गए हैं, अब सारे काम शुरू हो चुके हैं, पार्षद फुल फ्लो में आ गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस चीज के इंतजार में रहते हैं पार्षद? मनप्रीत, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे बात कही, विकास। नाम बहुत बड़ा है, विकास के कहीं ना कहीं यहाँ पे तंज भी कसे जाते हैं। विकास का एक्सीडेंट हो गया है, विकास डूब गया है, विकास का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन बात अगर हम वार्ड नंबर 34 की कर रहे हैं तो रमा राठी पहले 5 साल वहाँ पे पार्षद रही है, उसके बाद 4 साल RS राठी भी पार्षद रही है, और अभी बोला जा रहा है कि 1 साल के अंदर हम विकास करेंगे। जो विकास पिछले 9 सालों में नहीं हो पाया तो वो 1 साल में कैसे होगा? और बात दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। विकास हमेशा होता ही आखिरी साल में है, क्योंकि पहले के 4 साल तो कहीं ना कहीं जो आपने बात कही कि पहले समान समारोह में होते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ आराम फरमाने में होते हैं। लास्ट वाले साल में इसलिए काम किए जाते हैं कि जनता को दिखाई दे कि हमने विकास किया है। लेकिन अगर विकास के ऊपर ही वोट देना है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि जो गुरुग्राम में भाजपा के पार्षद हैं उनके वार्डों का विकास देखें, तो उसके बाद अब वार्ड नंबर 34 में अपने कैंडिडेट को वोट दें, अपने कैंडिडेट को चुने, अपने कैंडिडेट को पार्षद बनाएं। लेकिन अगर विकास की बात करते हैं तो आप सभी व्यूअर से भी मेरा अनुरोध है कि जैसे अभी मनप्रीत ने बोला कि आप अपने अपने वार्ड की स्थिति, अपने अपने वार्ड का विकास, अपने अपने वार्ड की लाइटें, अपने अपने वार्ड की सड़कें, अपने अपने वार्ड की गलियां, अपने अपने वार्ड के सीवरेज के ढक्कन, उनकी स्थिति क्या है वो आप इस कमेंट में डालें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं उनके वार्डों का जो विकास हुआ है उसी विकास के आधार पर वार्ड नंबर 34 में भी पार्टी का कैंडिडेट को विजयी बनाया जा सके। आप सभी से अनुरोध है, इस कार्यक्रम का मेन जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि क्या आप लोग जानते हैं, गुरुग्राम की जनता जानती है कि क्या हो रहा है गुरुग्राम में। और सबसे अच्छी बात आपको ये बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को बताना कि स्थिति क्या चल रही है गुरुग्राम की। घर बैठे बोलना बहुत आसान है कि हमारा गुरुग्राम पेरिस बनेगा, बट कब बनेगा? जब हमारा प्रयास होगा। आप सभी से अनुरोध है, एक नंबर मैं आपको बताने वाली हूँ, आप उस नंबर के ऊपर अपने वार्ड की स्थिति भेज सकते हैं हमें, और अपने वार्ड की जो दुर्दशा हो चुकी है, चाहे वो सीवर, पानी, बिजली की हो या गंदगी के ढेर की हो, इको ग्रीन, CND वेस्ट, बहुत सारे मुद्दे हैं गुरुग्राम में। अगर आप सभी एक छोटी सी वीडियो और उसके साथ कुछ क्लिप्स, फोटोज हमें भेज पाए तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके वार्ड में आकर वहां पे एक पूरा कार्यक्रम बनाया जाए, बात करी जाए वहां की जनता से, और यही जो रुख है, जो पर्दा है, ये सामने लेकर आया जाए। जो हमारे प्रशासन है, शासन है, उनके आगे सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या निर्दलीय क्यों ना हो, बात सिर्फ यहाँ पर ये आती है कि जनता के द्वारा नियुक्त किए गए उम्मीदवार हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो जनता के लिए काम करें और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर खरे उतरे। उनको, सभी जनता को ये अधिकार है कि उनको ये मूलभूत सुविधाएं तो मिले ही मिले। बट आज की अगर स्थिति देखते हैं प्रवीण जी, गुरुग्राम में जल भराव की बात आती है तो ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है। उसके साथ ही अगर हम राजनीति की बात करते हैं, गुरुग्राम को छोड़कर दिखाया जाता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। वही है कि अपने जो चिराग तले अंधेरा है, बट दूसरों के चिराग जरूर देखे जा रहे हैं कि वो कितने जल रहे हैं। बिल्कुल मनप्रीत, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, दिए तले अंधेरा जी। गुरुग्राम की बात करें तो कहीं ना कहीं से आप तंज समझ सकते हैं, मजाक समझ सकते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है, असलियत है कि आप गुरुग्राम के लिए एक प्रतियोगिता स्टार्ट कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर की कोई भी सड़क बिना खड्डों के अगर फोटो खींच के कोई डालता है तो उसे इनाम दिया जा सकता है। ऐसी शर्मनाक स्थिति आज गुरुग्राम की है कि चलने के लिए सड़कें नहीं है, लेकिन चालान काटने के लिए हर चौक पे आपको पुलिस मिल जाएगी। लेकिन वही प्रशासन का दायित्व बनता है कि अगर गुरुग्राम के लोगों को आपको नियमों का पालन करवाना है तो उसके साथ साथ विकास भी जरूरी है। और हम विकास की बात करते हैं, विकास तो चाहिए ही नहीं किसी को, सभी अभी यहाँ पे ना हैबिचुअल हो चुके हैं कि जल भराव तो होना ही है,
लाइटें ये तो बंद रहनी है। ऐसा सिस्टम अभी हो चुका है कि कहीं ना कहीं लोगों को वैसा हैबिचुअल बना दिया गया है कि मूलभूत सुविधाएं देने के लिए अभी लोगों को एजिटेशन करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं। और बड़ी बात ये आती है कि 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो में लिखा होता है, जो एजेंडे में लिखा होता है, वही अगले 5 सालों तक नहीं किया जाता और फिर अगले 5 साल तक उसी के बारे में बात की जाती है। बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज उनको खुलने की बात होती है बट नहीं खुलते, सड़कें बनाने की बात होती है बट नहीं बनाई जाती, सीवर पानी बिजली की बात होती है बट वो भी नहीं की जाती, बल्कि 5 साल के लिए एक्सटेंड होकर अगले चुनाव का मुद्दा वही बन जाता है। जी हाँ, यही सच्चाई है गुरुग्राम की, जिसके ऊपर आपको भी विश्लेषण करने की जरूरत है, आपको भी जानने की जरूरत है और सही में हमें बताएं कि क्या आप लोग ये सब कुछ जानते हैं। और यही जिम्मेदारी जो आज वायरल सच ने निभाने का प्रयास किया है, तो हमेशा वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि आप तक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी अहम जानकारियां आपको दी जाए, आपकी आवाज़ बना जाए, आम आदमी के जो अधिकार है उन्हें उठाया जाए, आम आदमी की आवाज़ है, आम आदमी की परेशानी है, उसको हम शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन आपके लाइक्स और आपके शेयर हमारी ताकत है और हमारी ताकत बनने का प्रयास करें। इस वीडियो के अंदर अगर जितनी भी आपको जानकारियाँ मिली है, आपको पसंद आई है, तो आप अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने भाई बंधु, अपने प्रियजनों के पास पहुंचाने का प्रयास करें। तो मनप्रीत, मुझे लगता है कि लगभग सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रवीण जी ने बताया आपको कि हम लगातार आपके लिए प्रयासरत रहेंगे, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या आप लोग ये जानकारी चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी अलग अलग जानकारी है, जागरूकता है जो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, बहुत सारी स्कीम्स आती है मार्केट में, सरकार के द्वारा लाई जाती है, बट वो सिर्फ कागजों में दबकर रह जाती हैं, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और बहुत बार ऐसा होता है पहुंचती भी उन तक है जिनको उनकी पूरी जरूरत नहीं होती, जो जरूरतमंद है वो वैसे के वैसे खाली हाथ रह जाते हैं। आप सभी से अनुरोध है मेरा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आगे पहुंचाएं और कोई ऐसी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सरकार को लेकर हो, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए आंकलन के साथ, नए विश्लेषण के साथ। और आपसे यही सवाल रहेगा कि क्या आप जानते हैं। तो आइए लेते हैं अलविदा, नमस्कार।